आज का मेरा टॉपिक है गेलफोर सिस्टम। गेलफोर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रमोटर प्रोक्सोमियल एलिमेंट प्रोसीड द प्रमोटर ऑफ मोस्ट यूकेरियोटिक जीन। इसमें क्या होता है कि ये एक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होती है कि कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। एक जीसी बॉक्स होता है जहाँ पर जी ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और एक केड बॉक्स होता है और एक टाटा बॉक्स होता है। टाटा बॉक्स जहाँ पर स्पेसिफिक साइट पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। इनकी पोजीशन होती है 200 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम प्रेजेंट होता है। 200 बेस पेयर अप स्ट्रीम प्रेजेंट होता है। अप स्ट्रीम मीन्स क्या होता है कि ये लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, और ये किसी भी आरएनए पॉलीमरेज को स्पेसिफिकली बाइंड करने के काम आता है। फाउंड इन द मोस्ट यूकेरियोटिक जीन, सम जीन हैव सेवरल डिफरेंट प्रमोटर प्रोक्सोमियल एलिमेंट। प्रमोटर प्रोक्सोमियल एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जो कि प्रमोटर हर के प्रोक्सोमियली प्रेजेंट होते हैं और स्पेसिफिक साइट पर किसी भी आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए स्पेसिफिक टाइम पर स्टार्ट करते हैं और स्पेसिफिकली बाइंड करने के लिए यूज होते हैं। प्रमोटर प्रोक्सोमियल एलिमेंट फाउंड विथ 200 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ द +1 साइड। +1 साइड क्या होती है? +1 साइड हमारे पास इनिशिएटर साइड होती है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ एक इनिशिएटर साइट पर से स्टार्ट होता है जो कि +1 एलिमेंट साइट पर प्रेजेंट होती है। +1 का मतलब ये होता है, ये यहाँ पर जहाँ पर एरो दिख रहा है वहाँ एमआरएनए ये +1 साइड होती है जहाँ जिसको इनिशिएटर एलिमेंट बोलते हैं, जहाँ से एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। उसके अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है, और जो भी इसके स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं या डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो जीसी बॉक्स और केड बॉक्स पर बाइंड होते हैं और आरएनए पॉलीमरेज की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज स्पेसिफिकली सारे न्यूक्लियोटाइड्स को स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करके उसका ट्रांसक्रिप्शन करे। सेकेंड, देयर आर सम कॉमन एलिमेंट लाइक केड बॉक्स और जीसी बॉक्स, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। जीसी बॉक्स और केड बॉक्स often the spacing between the element and the +1 site is important। मैंने भी आपको बताया +1 साइट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है जहां से कि ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास स्टार्ट होता है। अब हमारा गेलफोर सिस्टम स्टार्ट होता है। यूकेरियोटिक जीन रेगुलेशन। यूकेरियोटिक सिस्टम के अंदर ये प्रेजेंट होता है गेलफोर सिस्टम की गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म, गैलेक्टोज से ग्लूकोज का फॉर्मेशन जिससे कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हो, ग्लाइकोलाइसिस से एटीपी का प्रोडक्शन हो, जिससे कि एटीपी का यूज करके यीस्ट अपने लाइफ में रिप्रोडक्शन, सर्वाइविंग या फिर उसका मोटिलिटी बाकी सारी चीज़ों को कर सके। तो इसके लिए एक सिस्टम होता है गेलफोर सिस्टम। जैसे कि एक ओपेरॉन सिस्टम पढ़ा था अपन ने, पढ़ा होगा आपने ओपेरॉन सिस्टम। ओपेरॉन सिस्टम में भी यही होता है कि एक सिस्टम होता है जिसमें कि सारे जीन एक साथ ट्रांसक्राइब होते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सिस्टम में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अभी हम यहाँ पर यूकैरियोटिक सिस्टम की बात करें। यूकैरियोटिक में क्या है? यीस्ट के अंदर गैलेक्टोस नीड टू बी मॉडिफाइड बाय द गेल 1, 2, 7 एंड 10 एंजाइम। इसके अंदर क्या होता है? गैलेक्टोस जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये सेल यीस्ट सेल है, यीस्ट सेल के बाहर अगर गैलेक्टोस का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ये गेल 2 एंजाइम के थ्रू अंदर आता है। गेल 2 एंजाइम के थ्रू अंदर आया। गैलेक्टोस
गैलेक्टोस इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होता है, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर आ गया, सेल के अंदर ये गेल 1 एंजाइम के द्वारा गैलेक्टोस 1 फॉस्फेट में चेंज होता है, और गैलेक्टोस 1 फॉस्फेट गेल 7 एंजाइम के द्वारा यूडीपी ग्लूकोज यूरिडिन डाइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट्स और यूरिडिन डाइफॉस्फेट गैलेक्टोज गेल 10 की हेल्प से यूडीपी ग्लूकोज में चेंज होता है। यूडीपी ग्लूकोज जो होता है गेल 7 एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज होता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो होता है ये ग्लाइकोलाइसिस के जरिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये दोनों एक दूसरे के आइसोमरेज है आइसोमरेज एंजाइम्स की हेल्प से ये दोनों एक दूसरे से बने हैं। यहाँ पर क्लीवेज रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसको एक अच्छे से रफ पेज पे बता ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ एल्डोलेज एंजाइम यूज होता है। एल्डोलेज एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्लीवेज होता है, क्लीवेज रिएक्शन प्रोसीड होती है। इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि पायरूवेट का फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस थी। तो गैलेक्टोज से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनने में जितने एंजाइम्स वर्क करते हैं गेल 2 गेल 11 गेल 1 गेल 7 गेल 10 और गेल 7 गैलेक्टोज नीड टू बी मॉडिफाइड गेल 1 2 7 एंड 10 एंजाइम टू बी कन्वर्ट टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए उसको गेल 1 2 7 एंड 10 एंजाइम्स का यूज होता है। द गेल 1 2 7 एंड 10 एंजाइम जीन should only be transcribed when galactose is present। ट्रांसक्रिप्शन मैंने अभी बताया, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जीसी बॉक्स, कैड बॉक्स और एक होता है टाटा एलिमेंट, टाटा, जहां पर पॉलीमरेज आकर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आकर बाइंड करते हैं जो कि इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। और इनिशिएटर साइट +1 साइट जो होती है इंपॉर्टेंट होती है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। अब बेसिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं जैसे ट्रांसक्रिप्शन गेल 4 डाइमर, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि गेल 4 साइट के ऊपर बाइंड होता है और गेल 1 जीन के एक्टिवेशन को प्रमोट करता है। गैलेक्टोज की प्रेजेंस में ही हमारे पास ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसमें टाइमर प्रेजेंट होता है, एन टर्मिनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एन टर्मिनल जो होता है ये डाइमराइजेशन करता है और जो सी टर्मिनल होता है ये डीएनए बाइंडिंग परफॉर्म करता है। और इसमें एक ये मैंने बताया डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, एक्टिवेशन डोमेन और डाइमराइजेशन डोमेन, ये इसका वाला एक एक्टिवेशन डोमेन होता है। जैसे ही गेल 4 साइट पर गेल 4 एंजाइम जाकर बाइंड करता है तो गेल 1 का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। और ये सब कब होता है, जब गैलेक्टोज की प्रेजेंस हो। ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर गेल 4 बाइंड टू यूएस एलिमेंट इन द ईस्ट। यूएस एलिमेंट क्या होता है, अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस। अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस क्या है, एक इनहेंसर सीक्वेंस है जो कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम किसी भी ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसेस करती है।
तो जैसे ही हमारे पास गेल 4 एंजाइम आकर यहाँ पर यूएस एलिमेंट पर आकर बाइंड करता है, तो गेल 10 और गेल 7 एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है, जो कि गैलेक्टोज के मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं। जो अपन ने पीछे पाथवे पढ़ा, गैलेक्टोज से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनने का पाथवे, जिसमें जो भी एंजाइम्स लग रहे थे गेल 1, 2, 7 और 10, इन एंजाइम का ट्रांसक्रिप्शन जो होता है हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्शन एलिमेंट से होता है, एमआरएनए। इस एमआरएनए में इन एंजाइम्स के जीन्स प्रेजेंट होते हैं और इन एंजाइम्स का प्रोडक्शन एक सिस्टम से रेगुलेट होता है, जिसको गेल 4 सिस्टम बोलते हैं। और ये गैलेक्टोज की प्रेजेंस में ही वर्क करता है, स्टार्ट होता है। इसके एब्सेंस में ये ऑफ कंडीशन में होता है। अगला, एक्टिविटी ऑफ गेल 4 इज रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद द अदर प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि एक प्रोटीन होता है गेल 18। गेल 18 क्या करता है, जैसे ही जब गैलेक्टोज की अब्सेंस होती है तो गेल 80 आकर इससे बाइंड कर जाता है। गेल 80 और गेल 3 के बीच में एफिनिटी तभी बढ़ती है जब गैलेक्टोज हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो। अब यहाँ पर गैलेक्टोज नहीं है तो गेल 80 जो होता है गेल 3 से इसकी एफिनिटी लूज कर देता है और गेल 80 जाकर बाइंड करता है यूएस एलिमेंट पे। जो गेल 4 सिस्टम गेल 4 एंजाइम बाइंड है, वहां पर जाकर उसके ऊपर बाइंड कर जाता है और इसकी एक्टिविटी को इनिबिट कर देता है, इसकी एक्टिविटी को इनिबिट कर देता है। तो ये ऑफ कंडीशन में प्रेजेंट है। जैसे ही हमारे पास गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है तो गैलेक्टोज क्या करता है, गेल 3 से जाकर बाइंड कर जाता है। गेल 3 हमारे पास एक एंजाइम है जो कि हाई एफिनिटी, गेल 3 गैलेक्टोज की प्रेजेंस में ये गेल 80 से हाई एफिनिटी रखता है और इसको जाकर बाइंड कर जाता है और इसकी एक्टिविटी को इनिबिट कर देता है। जैसे ही गेल 80 बाइंड होता है तो ये गेल 4 से सेपरेटेड हो जाता है। गेल 4 से जैसे सेपरेट हो गया तो गेल 4 यूएस एलिमेंट को एक्टिवेट कर देता है और गेल 1 जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है और बाकी सारे मेटाबॉलिज्म एंजाइम जो होते हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। गेल 80 बाइंड टू द गेल 4 एंड रिप्रेस इट। जैसे मैंने अभी बताया है कि गेल 80 इसके ऊपर बाइंड करके उसको रिप्रेस कर देता है, इसके एन टर्मिनल रेसिड्यूज को। गेल 3 बाइंड टू द एलोस्टेरिकली इफेक्टर होता है, एलोस्टेरिक एंजाइम होता है हमारे पास। एलोस्टेरिक एंजाइम मतलब क्या होता है, एलोस्टेरिक एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जिसके पास 2 साइड्स होती है। एक साइड जो होती है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या डीएनए बाइंडिंग साइड होती है, दूसरी साइड जो होती है हमारे पास एक इफेक्टर या को फैक्टर के बाइंडिंग साइड होती है। हाउ आर गेल जीन रिप्रेस्ड? गेल जीन कैसे रिप्रेस्ड होता है? गेल 4 जैसे ही हमारे पास व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट, जब अभी ग्लूकोज की प्रेजेंस होती है तो ग्लूकोज इज प्रेजेंट द सेल वुड रेदर यूज दैट, सो गेल जीन आर रिप्रेस्ड। जब हमारे पास इन्वायरमेंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो ये इनिबिट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन जो भी हमारे पास है ये इनिबिट हो जाएगा, क्योंकि गैलेक्टोज से ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। और ग्लूकोज किस लिए, ग्लूकोज जो होता है इसकी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए या फिर जो भी इसकी एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट करने के लिए यूज होता है। जब ग्लूकोज ही हमारे पास इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो ये गैलेक्टोज सिस्टम नहीं चलेगी और इसको इनिबिट कर देगा। तो ये इनिबिट कैसा होता है कि यहाँ पर एक मीग 1 साइड होती है, मीग 1 साइड पर मीग प्रोटीन अगर बाइंड करता है जो कि हाई एफिनिटी रखता है को फैक्टर से बाइंडिंग करने की, ये इसका एक को फैक्टर होता है। को फैक्टर क्या करता है, को फैक्टर इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। मीग 1 कभी भी प्रेजेंट अकेला वर्क नहीं करेगा, इसके ऊपर को फैक्टर बाइंडिंग साइड होती है। जब भी को फैक्टर उसका 2-1 को फैक्टर होता है, 2-1 जब भी इसके ऊपर बाइंड करेगा तो ये इसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, ये एक्टिवेटेड हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद में ये इनिबिट कर देगा गेल 1 जीन को, इसके ट्रांसक्रिप्शन को इनिबिट कर देगा। तो ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा और ये अभी इनिबिट हो जाएगा। मतलब ग्लूकोज की प्रेजेंस में ये इनिबिट होता है और गैलेक्टोज की एब्सेंस में भी ये प्रोसेस इनिबिट होती है। पर इन दोनों की प्रोसेस सबसे अलग अलग है। गैलेक्टोज की एब्सेंस में गेल 4 से गेल 80 बाइंड हो जाता है और गेल 3 जो होता है गेल 80 से इसकी एफिनिटी को बहुत लूज रखता है। और जब ग्लूकोज की प्रेजेंस है तो ग्लूकोज की प्रेजेंस में मीग 1 साइड पर मीग 1 प्रोटीन अगर बाइंड करता है और मीग 1 क्या करता है, इसके को एक्टिवेटर को रिक्रूट करता है जो कि 2-1 जो कि मीग 1 के ऊपर बाइंड होता है और इसकी एक्टिविटी को प्रोसेस करता है और गेल 1 जीन को इनिबिट करता है।
MIG-1 bind to separate enhancer is a GAL regulatory region and that recruit TUP1, मैंने अभी बताया रिक्रूट करता है TUP1 जीन को, जो कि इसका को रिप्रेसर है। को रिप्रेसर ये इस mRNA के लिए है, पर इसके लिए तो को एक्टिवेटर है। इसकी एक्टिविटी जब भी परफॉर्म होंगी जब इसका कोर एक्टिवेटर से बाइंड हो जाएगा। What does the GAL4 activation domain do? Bind to the transcription factor. GAL4 जैसी हमारे पास क्या करता है, अगर गैलेक्टोस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो GAL4 जाकर यूएस एलिमेंट पे बाइंड हो जाता है, अपस्ट्रीम एक्टिवेशन एलिमेंट पे, सिस्टम पे, और ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को रिक्रूट करता है टीबीपी एलिमेंट। टीबीपी एलिमेंट क्या होता है, टीबीपी एलिमेंट हमारे पास टाटा बॉक्स के ऊपर जाकर बाइंड करता है। मैंने अभी आगे आपको आगे बताया था, टाटा बॉक्स जो होता है यहाँ पर ये एक्टिवेशन साइट होती है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी आकर बाइंड करता है, जिसके अंदर टीबीपी एलिमेंट होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी के बाद में कौन बाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी, 2B। ये जो होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 फैमिली के एंजाइम्स है जो कि इसके ऊपर बाइंड करके किसी भी ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। तो ये कौन कौन से बाइंड होंगे, सबसे फर्स्ट क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D बाइंड करता है, जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, टीबीपी बाइंडिंग प्रोटीन, टीबीपी मतलब टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन, और एक दूसरा होता है टीएएफ एलिमेंट, टीबीपी एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये 2 एलिमेंट जो होते हैं ये टाटा बॉक्स पर बाइंड करते हैं, टाटा बॉक्स पर। उसके बाद में क्या करता है, एक एलिमेंट आता है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, जो कि बी एलिमेंट प्रेजेंट होता है हमारे पास आरएनए के ऊपर, उसके ऊपर बाइंड करता है। मैं व्हाइट बोर्ड पे बता देता हूँ। ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, इसमें ये टाटा बॉक्स है, इसमें ये टाटा बॉक्स एलिमेंट जो कि अपस्ट्रीम प्रेजेंट है, गेट एलिमेंट, ये है, इसमें यहाँ पर डीसी बॉक्स, गेट एलिमेंट, और ये है टाटा बॉक्स। इसके ऊपर आकर कौन बाइंड करेगा, इसके ऊपर सबसे फर्स्टली आकर बाइंड करता है पहले तो इनिशिएटर एलिमेंट पे GAL4 आकर बाइंड करता है। GAL4 जैसे ही बाइंड करता है तो GAL4 रिक्रूट करता है किसको, एक्टिवेशन को, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2T, जिसके अंदर 2 बाइंडिंग साइट होती है। फर्स्ट साइट क्या होती है, ये आकर ट्रांसक्रिप्शन टाटा बॉक्स पर आकर बाइंड करता है। फर्स्ट साइट जो होती है टीबीपी एलिमेंट, टीबीपी मीन्स क्या होता है, टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरा होता है टीएएफ एलिमेंट, जिसको बोलते हैं टाटा बॉक्स एक्टिवेटिंग फैक्टर। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B बाइंड करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 के बाद में 2B के बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A आकर बाइंड करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F आकर बाइंड करता है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज को इनिशिएटर साइट पर बाइंड करवाता है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाता है। आरएनए एलिमेंट पर, यूकैरियोटिक सिस्टम में आरएनए एलिमेंट पर एक टेल प्रेजेंट होती है जिसको टीटीडी टेल बोलते हैं, जो कि एक्टिवेशन का काम करती है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F के बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H जो होता है हेलिकेस का काम भी करता है और रिपेयरिंग कॉम्प्लेक्स के काम भी करता है। रिपेयरिंग कॉम्प्लेक्स बोले तो क्या होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर करता है, XP एलिमेंट होते हैं, जीरोडर्मा पिगमेंटेशन फैक्टर्स बोलते हैं इसको। ये मैंने बताया आपको, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D को रिक्रूट करता है, फिर उसके बाद में मेडिएटर्स प्रोटीन और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को मैंने बताया आपको, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F इसको लेके आता है, ये सारी प्रोसेस को आगे बढ़ाता है और गैलेक्टोस जीन के ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसेस कराता है।
अभी हेड सिस्टम क्या है? हेड सिस्टम मतलब स्टोन स्टोन एक्टिवेशन एलिमेंट है। स्टोन एक्टिवेशन एलिमेंट। हेड सिस्टम क्या होता है? यहाँ पर एसिटाइलेशन होता है। ये कॉम्पेक्शन है, डीएनए का कॉम्पेक्शन है, न्यूक्लियोसोम मॉडल है। ये हिस्टोन प्रोटीन से आकर बाइंड है डीएनए। अब इसको रिलैक्सेशन कराना पड़ेगा, स्टोन का एसिटाइल ट्रांसफरेशन होगा, एसिटाइलेशन होगा। एसिटाइलेशन इसके एन टर्मिनल टेल पर होता है। एन टर्मिनल टेल के ऊपर रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स पर रिमॉडलिंग प्रोसेस होती है, जिसपे एसिटाइलेशन होता है। एसिटाइलेशन के बाद में रिलैक्सेशन होता है डीएनए का, और जो भी स्टोन प्रोटीन होते हैं वो अलग निकल जाते हैं, और आफ्टर डीएनए अपने आरएनए का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज आकर क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए का फॉर्मेशन करता है। वे पूरा सिस्टम इसमें एक डायग्राम है, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा। इसमें गेल 18 क्या करता है? गेल 18 मैंने बताया था, गेल 18 जो होता है गेल 4 को इनिबिट करने का काम करता है, और गेल 3 जो होता है गेल 18 से बाइंड करके गेल 4 को एक्टिवेशन करने का काम करता है, ग्लूकोज की प्रेजेंस में। जैसे ही गैलेक्टोज की प्रेजेंस में गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है तो गैलेक्टोज अंदर आकर इंड्यूसर एलिमेंट जो कि गेल 3 से आकर बाइंड करता है, गेल 3 जो होता है गेल 18 से बाइंड करके इसको इनिबिट कर देती है। और गेल 7, गेल 10, गेल 1 जीन जो होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के फॉर्मेशन में काम आते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर से इंटरनल लाने के लिए गेल 2 एंजाइम का यूज होता है। ये अपस्ट्रीम एलिमेंट है, ये क्रोमोसोम नंबर 13 पर प्रेजेंट होता है। और गेल 18 जो होता है क्रोमोसोम नंबर 13 पर प्रेजेंट होता है इसके डीएनए पर। और क्रोमोसोम नंबर 14 पर, क्रोमोसोम नंबर 14 पर गेल 4 प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम नंबर 2 पर गेल 7, 10 और 1 प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम नंबर 12 पर गेल 2 प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम नंबर 4 पर गेल 3 प्रेजेंट होता है। तो ये था पूरा सिस्टम। थैंक यू।